हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, गतांक से अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले टर्न में हमने पढ़ा था मोहन राकेश का एक यात्रा संस्मरण आखिरी चट्टान। इस पाठ में हमने उनके द्वारा की गई यात्रा का बहुत सुंदर चित्रण पढ़ा था। दक्षिण भारत की सुदूर यात्रा, कन्याकुमारी के अंतिम छोर से समुद्री जो इलाका है वहाँ लेखक पहुँच जाता है और किस प्रकार के दृश्य वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत वो होता है। समुद्र के बीच में जो चट्टानें बनी हुई है सैंड हिल की पहाड़ी से कैसे कैसे नज़ारे देखता है। उसके बाद कई टीलों को पार करके जब वो आगे चला जाता है उधर ही वो नारियल की झुरमुट देखता है, नारियलों के वृक्षों को देखता है। सूर्य का डूबता हुआ दृश्य उसे बहुत अच्छा लगता है। वो दृश्य वास्तव में बहुत सुंदर था। लेखक इसके बारे में बहुत अच्छी तरह बताता है। यानी लेखक की ये स्थिति है कि वो शब्दों के माध्यम से जो चित्रण कर रहा है हमें ऐसा अभिभूत करता है कि हम स्वयं ये महसूस करने लगते हैं कि जैसे उस यात्रा में हम स्वयं सम्मिलित हों। तो वहाँ जो प्राकृतिक दृश्य उन्होंने देखे, समुद्री किनारे के जो दृश्य उन्होंने अनुभव किए, उनको हमसे साझा करने का प्रयास किया। अब जहां हमने समाप्त किया था उससे आगे लेखक शाम का समय हो गया, सूर्य अस्ताचल को चला गया। धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य अस्त होने की तरफ जा रहा था उधर समुद्र का जो जल था वो धीरे धीरे पहले नारंगी रंग का हुआ, फिर लाल रंग का। सूर्य अस्त होने लगा तो उसकी लालिमा उस पर पड़ रही थी। धीरे धीरे चटक बैंगनी रंग का हुआ और अंत में जब सूर्य अस्त हो गया तो वो पूरा शाह रंग का हो गया, यानी काला हो गया जल। अब लेखक आगे क्या बताता है उससे हम शुरू करते हैं। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहां से लौटकर भी जाना है। समुद्र का वो इलाका देख करके लेखक बड़ा पसंद था, लेकिन उसको बाद में ख्याल आया कि अब काफी अंधेरा हो चुका है, मुझे लौट करके वापस कैप होटल तक जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कंपकपी बढ़ गई, क्योंकि काफी दूर तक निकल आया था। समुद्री और लगभग वीरान इलाका था, तो ज्यादा लोग वहां थे नहीं। समय काफी बीत चुका था, रात्रि का समय लगभग होने लग गया था। तो लेखक मानता है कि अब रात्रि का समय जा रहा है धीरे धीरे और विलंब काफी हो गया। इस ख्याल से शरीर में कंपकपी बढ़ गई। दूर सैंड हिल की तरफ देखा, वहां शाही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। शाही का मतलब कालापन लिए हुए, क्योंकि अंधेरा होने लग गया था। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर समझना संभव नहीं था। कौन था, कौन से व्यक्ति थे, कोई पशु थे, जानवर थे, कोई पेड़ पौधे थे, अंधेरे में वो सबको समझ पाना मुश्किल था। मेरे और उन रंगों के बीच शाह पड़ती। शाह शब्द का अर्थ क्या होता है? काला। शाह है काला। मेरे और उनके बीच शाह पड़ती रेत के कितने टीले थे। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार कर सकूंगा। काफी मन में शंका पैदा हुई कि अभी काफी दूर निकल आए, इतना दूर तक क्या उन टीलों को पार करना संभव है। कुछ कदम इस तरफ उस तरफ बढ़ा भी चलने के लिए, पर लगा नहीं। उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। ये रास्ता कुछ दुर्गम था तो शायद रेत में भटकता रह जाऊंगा। इसलिए सोचा कि बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से केप होटल के सामने तक ले जाएगा। समुद्र के पास का जो क्षेत्र था, जो लगभग थोड़ा मिट्टी उधर पास में रहती है, किनारा, तो वहां से मैं किनारे जाऊंगा तो शायद केप होटल किनारे पर ही मैं पहुंच जाऊंगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे में रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। तो मैंने सोचा कि अब इधर से ही किनारे हम लोग, मैं वहां से निकलता हूं, केप होटल तक पहुंचता हूं। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला रहा। अंधेरा हो रहा था, एक बार उस बात को मैंने दिमाग से निकाल दिया कि अंधेरा इतना गहरा गया है। कारण था तट की रेत। यूं पहले भी समुद्र तट पर कई रंगों की रेत देखी थी, लेकिन अब जो मैंने रेत देखी, सुरमई, खाकी, पीली और लाल, मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी रेत में नहीं देखे। मैं जहां गांव में रहता हूं या जहां भी मैं रहता हूं वहां मैंने ऐसे सुंदर सुंदर रंग थोड़ी थोड़ी दूर में, आप मतलब समुद्री इलाके में उसकी तरफ जाएं तट की तरफ, तो आप क्या देखते हैं, थोड़ी दूर में सुरमई रेत है, कहीं लाल है, कहीं चटक पीली रंग है। ये मैंने दृश्य देख करके मैं अभिभूत हो गया।
एक एक कितने ही अनाम थे, ऐसे मतलब उनको नाम नहीं दिया जा सकते, इतने इतने रंग उसमें पड़े हुए थे। एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग, और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए, अलग अलग रंग वहां नजर आ रहे, अलग अलग झलक लिए हुए। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब यहाँ थे। मानी पानी का संगम होता था या बाहर से उड़कर के आंधी के साथ जो मिट्टी आती थी वो सम्मिश्रण होकर के किस किस प्रकार के रंग वहां जमा हो गए थे। एक जगह पर रेत का इतना अनूठा संगम देख करके मैं भाव विभोर हो गया, मैं देखता रह गया। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसल कर नीचे गिर जाने दिया। मैं रेत को उठाता, देखता अलग अलग रंगों को और फिर मैं नीचे गिरा देता। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया। मतलब काफी आकर्षक लग रहे थे, छूने का मन कर रहा था। काफी मिट्टी तो हाथ में ली, फिर भी इतने रंग थे, इतनी मिट्टी थी कि मैं छू नहीं सका, तो पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं और कम से कम अपने स्थान पे जाऊं, घर पे जाऊं तो लोगों को दिखाऊं कि देखो मैं ऐसी यात्रा करके आया हूं कि जहां ऐसा स्थान है कि एक ही स्थान पे इतने विविध प्रकार की मिट्टियों का संगम, अनूठा संगम। पर उसका कोई उपाय नहीं था। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन से वहां से आगे चल दिया, क्योंकि इस समय अंधेरा होने वाला था और हो रहा था, और इतना इसका समूह लेकर के जाना, मिट्टी को ले के जाना, सोचा कभी फिर आऊंगा तो मैं इसको मिट्टी को बटोर लूंगा, साथ ले लूंगा। समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अब समुद्र का पानी अपने लेवल में ज्यादा जा रहा था और तट जो काफी चौड़ा था अब संकरा होने लग गया, क्योंकि समुद्र का पानी तट के किनारे आने लगा। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई। लहर इतनी पानी की ज्यादा थी कि मेरे पैर उसमें भीग गए। तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ, तो मुझे भी एकदम से खतरे का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। अब इतना ही स्पेस या जगह बची थी कि तट से 3-4 फुट का ही रास्ता बचा था, वहीं से जा सकते हो, बाकी पानी आ गया था। तो लग रहा था कि जल्दी पानी उसे भी अपने अंदर लेगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा था या समुद्र का पानी किनारे की तरफ आ रहा था। लग रहा था कि ये पूरा तट इसमें डूब जाएगा। तट, किनारा, किनारा कि जैसे समुद्र का किनारा डूब जाएगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह शाह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरफ उठी थी कि उस रास्ते को ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। ऐसे सीधी चढ़ाई की तरह वो रेत थी, तो वहां से सीधा निकल पाना बहुत मुश्किल काम था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मेरे मन में मैं दौड़ने लगा। 2-1 और लहरें पैरों के नीचे आकर के लौट गई। फिर मेरे पैरों का स्पर्श हुआ जल का, वो लहरें आई और मेरे पैरों को भिगोगी चली गई। मैंने जूता उठाकर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपने लपेटे में लेने आ रही हो। एक ऊंची लहर, काफी ऊंची लहर थी और वो जैसे मुझे अपने लपेटे में लेने के लिए तैयार थी। तो मैं दौड़ा। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। एक चट्टान थी और चट्टान से मेरा थोड़ा सा भाग शरीर का टकरा गया। बाहों पर हल्की सी खरोंच आ गई, पर ज्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर चली गई। पानी इतना स्तर बढ़ता गया और चट्टान पानी में समाने लगी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, तो उस चट्टान से बच करके निकलना भी जरूरी था। पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। लेकिन जैसे तैसे मैंने सोचा पानी बढ़ रहा है इसका स्तर, तो अब चट्टान पर सुरक्षित स्थान है। तो जो नोक बने हुए थे, चट्टान के पत्थर निकले हुए थे, उन पे पांव रखते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा। यहाँ जल के भीतर या तट के किनारे खड़ा रहूंगा तो शायद असुरक्षित था, बजाय इसके चट्टान पे जाके खड़ा हो जाऊं तो शायद सुरक्षित था। पर ऊपर पहुंचने लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ का खुला फैलाव था लगभग 100 फुट का। अब उधर चट्टान की तरफ दूसरी तरफ देखता हूँ, खुला फैलाव पड़ा था 100 फुट का। कितने ही लोग वहां टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपना काफी हल्का लगा और मैं चट्टान के नीचे कूद गया, क्योंकि चट्टान के उधर पहले तो कुछ दिख नहीं रहा था।
जब चट्टान के ऊपर चढ़ करके मैंने देखा तो काफी लोग टहल रहे थे, तो मेरे मन में सुकून आया कि अब आराम से जा सकते हैं, तो मैं वहां से कूद गया। अब रात का समय है। केप होटल का लॉन, लॉन कहते हैं दूब का बगीचा, ये अंग्रेजी शब्द है, क्योंकि हिंदी भाषा में दूब का मैदान, हिंदी भाषा में तत्सम तद्भव देशज और विदेशी ये सब चलते हैं। तो मैं लॉन में घूमने लगा। अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ शाह लकीरें, एक पौधे की टहनियां शाह लकीरें से खींची हुई वो मुझे दिखाई दी। नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी। दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम से रोशनी। वहां दूर में समुद्र की तरफ देखता हूँ तो एक जहाज की कुछ रोशनी मुझे मध्यम दिखाई दे रही है। मन बहुत बेचैन था, बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह। तो जैसे बिना भीगे कोई मिट्टी धीरे धीरे हल्का भीगी हुई है और वो सूखती कैसे, वैसे मन बुझा हुआ था, बेचैन था। जगह मुझे इतनी अच्छी लगी कि मन था अभी कई दिन कई सप्ताह वहां रुकूं। वो जगह बहुत अच्छी थी, तो मेरा मन किया कि अभी मैं कई सप्ताह तक यहाँ रुकूं और यहाँ की सौंदर्य पान कर सकूं। पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत कर आया। हिमाकत किसे कहते हैं? गड़बड़ या भूल। ऐसी हिमाकत कराया कि लग रहा था वहां से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। अपना सूटकेस खोलने पर पता चला कि कनाकोर के 17 दिन रहकर, इससे पहले कन्याकुमारी जब मैं पहुंचा तमिलनाडु के क्षेत्र में, उससे पहले मैं कनाकोर रुका था, 17 दिन वहां रहा। 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे वे वहीं मेज की दराज में छोड़ आया था। वो 80-90 पन्ने मैंने लिखे थे वो दराज की मेज पे छोड़ आया हूँ। अब मुझे दो में से एक चुनना था। एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहां की रेत, कितना आकर्षक दृश्य था, वहां से मन जाने को तैयार नहीं था। लेकिन दूसरी समस्या क्या थी कि कनाकोर में जहाँ मैं रुका था उस होटल में मैं काफी लेखन कार्य करता लेखक, तो मैं वहाँ 80-90 पन्ने लिखे हुए वहीं छोड़ के आ गया था। तो वो लाना भी जरूरी था, वरना तो फिर मैं लेखन इतना किया वो बेकार जाता। और दूसरी तरफ यदि मैं यहाँ से छोड़ के जाता हूँ वापस, तो ये जो प्राकृतिक दृश्य मैं देख रहा हूँ, ये सौंदर्य जो अपनी आंखों से दृष्टिपान कर रहा हूँ, उससे वंचित हो जाता। अब मुझे दो में से एक चुनना था। एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहां की रेत, दूसरी तरफ अपने हाथ से लिखे कागज जो शायद अब भी सेवाय होटल की एक दराज में थे। ये होटल का नाम है सेवाय होटल, याद रखेंगे, सेवाय होटल के एक दराज खाने में। तो साहब देर तक बैठा रहा, सामने देख रहा था जैसे कि पौधे की टहनियां है, उनके हाशिए में बंद महासागर, हाशिए छूटा हुआ स्थान जो होता है, महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता है। कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई दिया। अब मैं वहां बैठा बैठा क्या देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि वहां एक गीत चल रहा है जो लगातार धीरे धीरे पास आता गया। वो गीत के स्वर धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास आने लगे। गीत के स्वर मुझे और अच्छी तरह सुनाई देने लगे। एक कॉन्वेंट की बस होटल में कंपाउंड में आकर रुकी। अब वहाँ एक स्कूल था कॉन्वेंट इंग्लिश, तो उसकी जो कुछ एक बस है वो वहाँ आकर के रुक गई। तो अब वो जो बस रुकी तो मैंने क्या अनुभव किया वहाँ बता रहा लेखक आगे। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी जिसमें समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया था। उस गीत को सुनते हुए और दूर जहाज की रोशनी के ऊपर एक चमकते सितारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा। स्मृतियां कुछ इस प्रकार घूमने लगी कि मन उदास हो गया। गहरी सांझ के सुरमई रंग में रंगी वह आवाज, तो गहरी सांझ और वो सुरमे गाती हुई लड़कियां, वैसे सुरमई का था सुरमे के रंग का या हल्का नीला भी कह सकते हो आप। सुरमई रंग में मैं क्या देखता हूँ, लेखक कहता है गीत को सुनते और जहाज की, ये तो आ गए यहाँ से,
गहराई की किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। गहरी सांस में सुरमई रंग में रंगी वह आवाज मन की गहराई की किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। मन के किसी कोने में कोई न कोई प्रकाश पैदा हो रहा था, कोई न कोई जागृति पैदा हो रही थी। लग रहा था कि उस रोए को जिल शायद मुझसे वहां से जाने नहीं देगी। वो आकर्षण ऐसे बढ़ रहा था, वो समुद्री इलाका, वो सुरमई वातावरण और वो सुंदर उस नज़ारे के अंदर गुनगुनाती वो लड़कियों की सुमधुर आवाज़, ये सब चीज़ें मुझे वहाँ रहने के लिए विवश कर रही थी। शायद मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगी। लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था दिमाग के किसी कोने में अटका, जो सुबह वहाँ से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। लेकिन दूसरा रोया कौन सा था, दूसरा विचार कौन सा था? मन का भटकाव कि कनाकोर के अंदर होटल सेवाय होटल में मेरे जो लिखे हुए 80-90 प्रश्न हैं उनका क्या होगा। तो वो बात मुझे उधर खींच रही थी। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया के साथ टाइम टेबल के हिंद से जुड़ते जा रहे थे। अब मैं वहाँ क्या करता हूँ कि वो गीत तो सुन रहा हूँ, लेकिन मैं ये सुनते सुनते महसूस कर रहा हूँ कि वो जो हिंद से वो अक्षर हैं, वो भाव हैं, वो मेरे मन में पैदा हो रहे हैं। वो सारे के सारे चीज़ें मुझे दिखाई दे रही कि वो घटनाक्रम कि मैं वहाँ छोड़ के आया था, वो सब चीज़ें मुझसे जुड़ती जा रही थी। पहली बस 7:15, दूसरी 8:35। अब मैं वो टाइम टेबल देखने लगा कि कितनी बजे बस यहाँ से रवाना होती है। थोड़ी देर में बस लौट गई, गीत के स्वर विलीन हो गए और मन में केवल हिंद सो की चलती रही। वो जो ख्याल थे, हिंद से शब्द वर्ण जो विचार थे, वो उनकी चर्चा चली गई। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। अब एक ग्रेजुएट नवयुवक मेरे पास था, उसने मुझे बताया कि यहाँ कन्याकुमारी की विशेष बात है। इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछते हैं कि यहाँ लगभग 8,000 की आबादी है और कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं, उनको कोई काम नहीं, नौकरी नहीं है, शिक्षित हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना और बैठकर आपस में बहस करना। वो नौकरियों के लिए अर्जियां देते हैं और बैठे बैठे बहस करते हैं, उनका और कोई काम नहीं है। नौकरियां उनकी लगी नहीं, अर्जियां देते रहते हैं। ये है ना ग्रेजुएट। स्नातक, एक शब्द है अर्जियां, प्रार्थनाएं या प्रार्थना पत्र भी कह सकते हो। ये देते हैं, आपस में बहस करना, वाद विवाद। या चर्चा भी कह सकते हो, आपस में बहस किया करते हैं। वह खुद वहाँ फोटो एल्बम बेचता था। वो ग्रेजुएट युवक कहता है, स्नातक पढ़ा हुआ है, वो भी फोटो एल्बम बेचने का काम करता है। दूसरे नवयुवक भी उस तरह के छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का गुदा खाते थे, शंख की तरह आते हैं, वह समुद्री इलाके में मिलते हैं, उनके अंदर का भाग हम लोग निकाल के खाते हैं। वो ग्रेजुएट युवक लेखक को बता रहा था। और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं, अच्छे अच्छे दार्शनिक सिद्धांत होते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसमें तोड़ा और उसका अंदर का गुदा निकाल के खाने लगा। तो मुंह में डाल लिया, वो उसमें उसे गुदा निकाला और खाने लगा। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र की बिखरी शाह चट्टान की चोट से सूर्य उदित हो रहा था। नई प्रभात, नया सवेरा। लेखक क्या देखता है? पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी शाह चट्टानों की चोट से तरह तरह के रंगों से सजे हुए वो चट्टानें, समुद्र का पानी और सूर्य का प्रकाश मिलकर के अलग अलग आभा, अलग प्रकार की सौंदर्य पैदा कर रहे थे। और पूर्व दिशा से धीरे धीरे उन चट्टानों के बीच से सूर्य निकल रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तैयार थे। अर्घ्य देना जलांजलि इसको कहते हैं। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे, ये बेरे होते हैं होटल का जो कर्मचारी होता है, बेरे होटल का नौकर मान लो, चाहे सेवक मान लो।
ये मेरा। तो गेस्ट हाउस में मेरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफी पिला रहे थे। दो स्थानीय नवयुवतियां उन्हें अपने टोकरियों से शंख और मालाएं दिखला रही थी। वे लोग दोनों का काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोलतोल और अपने बाइनाकुलर्स, दूरदर्शी, बाइनाकुलर्स जिसको कहते हैं दूरदर्शी। बाइनाकुलर से सूर्य दर्शन कर रहे थे। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से कड़ल काक, कड़ल काक कड़ल काक समुद्री पक्षी, समुद्री जो पक्षी होते हैं, या कौवे, समुद्री कौवे, तो कह रहे हैं बहुत से कड़लकाक हमारे आसपास तैर रहे थे। वहीं की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से बेलाग, बेलाग बिना लगे हुए। मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घूमकर लाएंगे। अब हम घाट की तरफ चलेंगे, वहां सूर्य दर्शन भी करेंगे, वहां से अर्घ्य की सूर्य को देंगे, वहां से हम आएंगे। हालांकि मल्लाह, ये मल्लाह है नाव चलाने वाला, नाविक भी कह सकते हो, मल्लाह। हालांकि मल्लाह उस तूफान में उधर जाने के हक में नहीं थे। वो लोग कह रहे थे नाविक की अभी तूफान का समय है, इधर जाना बेकार है। बहुत कहने पर मल्लाह किसी तरह राजी हो गए और नाव को घाट की तरफ ले चले। नाव विवेकानंद चट्टान से ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था। अब ये समुद्री भाग था और वहां ऐसा लग रहा था कि वास्तव में वो खतरनाक रास्ता था। तो ऐसी स्थिति में ये दृश्य अपने आप में अनूठे थे। लेकिन तो क्या हुआ, रास्ता खतरनाक था, जिस रास्ते से हम आए थे उससे कहीं ज्यादा। नाव इस तरह लहरों के ऊपर उठ जाती थी कि लगता था नीचे आने पर जरूर उलट जाएगी। वो लहरें इस प्रकार से उठ रही थी कि लग रहा है कि नाव उलट जाएगी। फिर भी हम लोग घाट के करीब पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती है। अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि नाविक तो वहीं रहते हैं, तो उनको आभास है इस बात का कि ये चट्टान से कूदकर लोग आत्महत्या भी करते हैं। मैंने सरसरी तौर पर, यानी ऊपरी तौर पर, सरसरी तौर पर औपचारिक कह सकते हो, औपचारिक तौर, औपचारिक या ऊपरी तौर, मैंने सरसरी तौर पर वो सब देखा, आश्चर्य प्रकट किया। मेरा ध्यान उसकी बात में नहीं था। मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला बाकी है। यानी वो लहरें कुछ ज्यादा बढ़ रही थी, तो मैं देख रहा था कितनी दूर अब घाट से वो किनारा है। एक लहर के नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से उलटते उलटते बची। एकदम से लहर का झोंका आया तो हमारी नाव उलटते उलटते बच गई। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था। भंवर जानते हो, ऐसे गोल गोल जहां पानी घूमता है, उस भंवर में हो सकता है कि अगर नाव जाए तो वो भी समा सकती है अंदर। भंवर था तो गोल गोल घूमता हुआ पानी, भंवर। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकली। वो तो अच्छी बात थी, ऐसे गोल घूमते हुए पानी में दाखिल जैसे नाव हुई और झटका लगा और एकदम से घूम करके आगे निकल गई। इससे पहले कि मल्ला उसे संभाल पाते, वह फिर उसी तरह भंवर में दाखिल होकर घूम गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवा और किसी चीज की चेतना नहीं रही। मैं भी घबरा गया। उस भंवर में नाव का जो नाव गई और जल के प्रवाह से जो झकोला आया और एकदम से झटके के साथ हम बाहर निकले, तो मैं घबरा गया। चेतना हुई जब भंवर में 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकली। फिर उस भंवर में 3-4 चक्कर लगाने के बाद नाव जब निकली तो थोड़ा शांति हुई। यह अपने आप या मल्लाहों की कोशिश से नहीं, मैं नहीं कह सकता, जैसा भी हुआ होगा, लेकिन प्राण बचे तो लाखों पाए। तो हाँ, हो सकता है मल्लाह की चतुराई थी या फिर नाव अपने आप ही
पानी के धक्के से बाहर निकल गई। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छूकर आए जिस पर से कूदकर उस नवयुवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में आत्महत्या की थी। साक्षी समक्ष या सानिध्य की बात है, साक्षी समक्ष भी कह सकते हो और यहाँ गवाही, कन्याकुमारी के मंदिर की गवाही में उसने आत्महत्या कर दी थी, वो स्थान है, कर ली थी। तो साहब फिर आगे कह रहे हैं, पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा जब तक हम किनारे में बहुत पास नहीं पहुंचे, क्योंकि मैं तो घबरा गया था, मैंने उस तरफ ज्यादा देखा ही नहीं। यह यहाँ भी पहुंच कर जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्ला उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं जिस रास्ते से ले गए थे। अब क्योंकि आगे मल्ला लोग तो वहां के रहने वाले स्थानीय लोग थे, उनको इस बात का पूरा आभास था कौन सा मार्ग है, कैसा मार्ग है, तो वो वापस लौट करके उसी रास्ते से, उसी मार्ग से जहां से गए थे। अब आगे कहते हैं कि कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। वहां कन्याकुमारी का शानदार मंदिर है, पूजा का समय था, घंटियां बज रही मंदिरों में। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। काफी संख्या में भक्त लोग खड़े थे और अंदर जाने से पहले दीवार के पास, वहां मंदिर की दीवार के पास रुकते, मंदिर की देवी को प्रणाम करते। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नाव के पास और कड़ल काकों के पंख एक तरह से चमक रहे थे। हमारी जहाँ नावें खड़ी थी उन नावों के बीच में कड़ल काक, जो समुद्री कौवे होते हैं, जीव होते हैं, वो समुद्र में वो मच्छियों को भी खाते हैं और तैरते रहते हैं उधर, तो उनकी आभा वहां चमक रही थी। मैं अपनी आंखों से बीच की दूरी नाप रहा था और मन के बसों का टाइम टेबल देख रहा था। देखो लेखक यहाँ असमंजस की स्थिति में हो गया। लेखक उस अप्रतिम सौंदर्य से अभिभूत था, यानी जिस यात्रा पे वो निकला था वो यात्रा इतनी सुखद थी, इतनी अच्छी थी कि वहां से उसका हटने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन उसके साथ घटनाक्रम ये हुआ कि जो अपने लिखे हुए 80-90 पृष्ठ थे, चाहे वो गद्य वाकर हो या कविता रही हो, तो वो सारे के सारे कनाकोर के एक होटल में, सिवाय होटल में छोड़ के आ गया था। अब लेखक उसको याद करता है कि यदि मैं रुक करके यहाँ के सौंदर्य का पान करता हूँ तो मैं उन पृष्ठों से वंचित हो जाऊंगा जो काफी मेहनत से लिखे हैं। और दूसरी बात, यदि मैं चला ही जाता हूँ वहां से तो इस सौंदर्य से वंचित हो गया, यहाँ रहता हूँ तो उनसे वंचित हो गया जो इतने लिखे गए, मेहनत से लिखे गए थे वो। तो फिर मैं वापस वो बसों का टाइम टेबल देख रहा था, कितनी बजे कौन सी बस जाती है कि मुझे वापस लौट के जाना है वहाँ। तीसरी बस 9:40 पर थी। इस प्रकार से मैं टाइम टेबल सेट कर रहा था। उसके बाद एक शाम और वहां रुककर कनाकौर लौट आया। फिर भी मेरा मन नहीं भरा तो मैं एक शाम तो और रुक गया और फिर कनाकौर लौट आया। वहां जाकर अपने लिखे कागज मिल तो गए, पर तब एक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उनकी कॉपी बना ली थी। चौकीदार को तो पता नहीं था किस काम के थे, तो उन कागजों को मोड़ करके उसने कॉपी बना ली। एक कागजों पर लिखाई एक ही तरफ थी, इसलिए उसके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब किताब लिखना शुरू किया। ऐसे सीधे पृष्ठ हुआ करते थे, एक तरफ ही लिखाई थी, एक तरफ कुछ नहीं था। तो वो चौकीदार और ही गजब व्यक्ति निकला। उसने क्या किया, जो खाली पृष्ठ थे उन पृष्ठों का इस्तेमाल अपने हिसाब किताब के लिए करना शुरू कर दिया, अपना हिसाब किताब लिखना शुरू कर दिया। जब मैंने वह कॉपी उससे ली तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी। मैंने जब कॉपी ली तो उसने सारा ही कबाड़ा कर दिया उसका, क्योंकि जो प्रश्न लिखे थे उनके सारे कहीं ना कहीं बीच में अपना हिसाब डाल रखा था। मैं आकर के और ज्यादा निराश हो गया, बजाय उसके कि जब मैं कन्याकुमारी अपना सूटकेस खोल के देखा और मुझे लगा कि मैंने जो कुछ लिखा था वो तो मैं वहीं भूल के आ गया कनाकोर। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, उस समय निराशा तो हुई कि मैं भूल गया, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं वापस जब जाऊंगा कनाकोर तो अपने सारे प्रश्न एकत्रित कर लूंगा। अब जब यहाँ पहुंचा तो पत्र वो सब तो मिल गए मेरे लिखा हुआ, परंतु वो चौकीदार ने उस पर अपना हिसाब किताब लिख करके सारा ही काम खराब कर दिया। लेकिन अब क्या हो, लेकिन फिर भी लेकर कहता है कि जो आनंद मुझे वहाँ घूमने का आया, वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को देख करके जो मैंने आनंद महसूस किया वो अपने आप में अनूठा था। तो इस प्रकार इस चैप्टर के माध्यम से, जिसका शीर्षक है आखिरी चट्टान, लेखक ने उस सौंदर्य को जिया है, अपनी आंखों से देखा है जो वास्तव में अद्भुत था, अनोखा था।
यह एक रोचक यात्रा संस्मरण है। तो यात्रा उसने की और उस यात्रा का अनुभव जो है वो हम सब के साथ बांटने का प्रयास किया है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर मोहन राकेश का आखिरी चट्टान पूरा हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पाठ के समस्त प्रश्नोत्तर आपको हल करने हैं। बहुत ही सुंदर और सुपाठ्य अक्षरों में अपना गृह कार्य संपादित करना है और ये प्रश्न उत्तर आपको याद भी करने हैं। एक बार आप सभी को पुनः धन्यवाद। थैंक यू।